Hello, myself Mr. Mithilesh Kumar. Today I am going to teach nationalism of India. Topic is the sense of collective belonging. इसके पहले हमने आप सभी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताया था और किस प्रकार से ये मूवमेंट काफ़ी देर तक चला, फिर किस प्रकार से इसकी गति धीमी हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर में, वो है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अर्थात सामूहिक की ओर कैसे जो सामूहिक अपनेपन का जो भाव जागा, अर्थात सामूहिक अपनापन का जो भाव लोगों के अंदर जागा, वो कैसे था। क्योंकि हमें पता था कि डिफरेंट ग्रुप्स के लोग लड़ रहे थे, जैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग जो है हर मोमेंट में हिस्सा ले रहे थे। जैसे पीजेंट थे, पीजेंट में किसान थे, वर्कर्स थे और बहुत सारी ऐसी जातियां थी। तो वो किस प्रकार से आपस में एकता के साथ है, एकता के सूत्र में बंध करके लड़ रहे थे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि नेशनलिज्म का जो सेंस है वो लोगों में कैसे डेवलप होता है, कैसे जो नेशनलिज्म का भाव लोगों के दिलों में आता है। उसका मेन कारण ये है कि व्हेन द पीपल ऑफ अ नेशन begin to understand that they are the part of same nation। अगर हम लोग एक ही राष्ट्र के हिस्से के लोग हैं, एक ही राष्ट्र के हिस्से के लोग हैं, अर्थात सेम नेशन, एक ही राष्ट्र के हम लोग हैं, और फिर हम आपस में अलगाव क्यों करें। जब ऐसा भाव आ जाता है तो फिर क्या होता है कि वो लोग अपने आप को एकता के सूत्र में बांधने लगते हैं। They try to bind of unity, यूनिटी के बंधन में बांधना अपने आप को ऐसा समझने लगती। यही स्थिति थी कि लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति अपनत्व का भाव क्यों आ गया था। क्योंकि गांधी जी ने ऐसा ही नारा दिया था कि अगर हम किसी के खिलाफ अगर अकेले लड़ना चाहे, अगर किसी जंग को जीतना चाहे तो दिस इज इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन अगर हम एकता के सूत्र में बंध कर, ठीक है, द यूनिटी ऑफ थ्रेड, एकता के सूत्र में अगर बंध करके हम जो है कोई लड़ाई लड़ते हैं तो हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या था कि अगर हम किसी राष्ट्र के, अपने देश की अगर स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले नेशनलिज्म का भाव उत्पन्न हो जाए। नेशनलिज्म क्या है हमने आपको पहले बता दिया था, एक ऐसा सेंस जो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने देश को फ्री कराने के लिए, अपने देश के हित के लिए जो भाव उत्पन्न हो जाए, वही नेशनलिज्म है। तो सबसे पहले लोगों के मन में यह है कि ये भाव हर व्यक्ति के अंदर जागना चाहिए। क्योंकि जब तक देश के लोग, राष्ट्र के लोग ये नहीं जानेंगे कि हम क्यों लड़ रहे हैं, किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं और हमारा लड़ना कितना जरूरी है, अपने देश के प्रति प्रेम का भाव अगर उनके अंदर नहीं आएगा तो वो फिर लड़ेंगे तो जरूर, परंतु उनकी लड़ाई में वो ताकत नहीं रहेगी। इसलिए जो है लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद अर्थात नेशनलिज्म की भाव जगाना बहुत ही जरूरी था। तो लोगों के दिलों में जो नेशनलिज्म का सेंस जो उत्पन्न हुआ, उसके मुख्य 3 कारण थे। वो क्या थे? भारतीयों के बीच जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म का भाव आया, अर्थात कहने का मतलब है लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना जागी, उसके मुख्य 3 कारण थे। पहला था स्ट्रगल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अर्थात भिन्न भिन्न सोशल ग्रुप्स के द्वारा जो स्ट्रगल किया गया फ्रीडम के लिए। और दूसरा था कल्चरल एक्टिविटीज, जैसे हिस्ट्री, फोक सॉन्ग्स, इमेज, सिंबल्स, कुछ लोकगीत गा करके लोगों के दिलों में नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न करना। और तीसरा जो मुख्य कारण था वो था री एक्सप्लेन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारत का जो पुराना इतिहास वो क्या था, ये लोगों के दिलों में उस कहानी को बता करके, लोगों के बीच रख करके, उसके बाद जब लोगों ने उस कहानी को सुना कि भारत की क्या स्थिति थी, भारत कैसा देश था और आज क्या हो गया है, इन चीजों को जब उन्होंने सुना तो लोगों के बीच जो है नेशनलिज्म का भाव जागा। इसको हम और भी डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं मेन कारण क्या था। लेकिन अब हम इसको जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं वन बाय वन। जो नेशनलिज्म का जो डेवलप ऑफ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अर्थात नेशनलिज्म के भाव का जो विकास था, सबसे पहले क्यों हुआ था? पहला रीजन था द स्ट्रगल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अर्थात भिन्न भिन्न ग्रुप्स का जो है
स्ट्रगल, अपने देश के प्रति स्ट्रगल मोमेंट में जैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे कहने का मतलब है जैसे पीजेंट का ग्रुप है, वर्कर का ग्रुप है और आदिवासियों का ग्रुप है, कुछ रूरल पर्सन थे उनका ग्रुप है, लीडर्स का ग्रुप है। ये सभी लोग जो है क्या कर रहे थे, एक साथ मिल करके हर एक मोमेंट में, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा हो, सिविल डिसोबीडियंस रहा हो, चाहे वो सॉल्ट मार्च रहा हो, सभी लोगों ने हिस्सा लिया था। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप ने मिलकर के जो है एक साथ जो है हर एक मोमेंट में हिस्सा लिया था। वो किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे कि जो है कॉलोनियलिज्म जो है हमारे देश में खत्म हो जाए। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? उपनिवेशवाद, अर्थात बाहर से कोई अन्य व्यक्ति हमारे देश को गुलाम बना दे, अर्थात अपना रूल हमारे देश पे लागू कर दे, ये कॉलोनियलिज्म। क्योंकि हमारा देश उस समय विदेशी के गुलाम था। अब बात आती है कि पहला जो नेशनलिज्म का भाव जो था वो क्यों था? क्योंकि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे वो साथ साथ मिल करके स्ट्रगल कर रहे थे देश के लिए। हर एक मोमेंट में जो है हर एक आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। और जो दूसरा भाव क्या था, जो दूसरा नेशनलिज्म का भाव लोगों के दिलों में उत्पन्न करने का क्या कारण था? सेकेंड था, वो था कि जो दूसरा मेन जो रीजन था वो था कल्चरल एक्टिविटीज। कल्चरल एक्टिविटीज जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप, जैसे सपोज इमेज, लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए कुछ इमेज बनाए जाने लगे। जैसे भारत माँ का तस्वीर बनाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। कुछ फोक सॉन्ग्स गाने, कुछ लोकगीत, पुराने देश के क्वालिटीज, हमारे देश की क्या क्वालिटीज रही है, ऐसे शब्दों को जो है भाव में पिरो करके गाने का एक आकार देकर उसको गाया जाता था, ताकि लोग जब उस गाने को सुने, अपने देश के भाव को सुने, तो उनके दिल में जो है नेशनलिज्म का भाव जाग जाए, ठीक है। इसके अलावा और भी क्या था, जैसे इमेज था, हमने बताया, स्कल्पचर और बहुत सारी चीजें थी जिसके जरिए कुछ कहानियां सुना करके लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद की भावना जगाई जा रही थी, ठीक। बाद में जो है लोगों ने फिर राष्ट्रवाद की जो भावना लोगों के अंदर जगानी चाहिए, वो उसके लिए फोक सॉन्ग्स का भी यूज किया। कुछ लोकगीत, लोक नृत्य के माध्यम से लोगों के दिलों में जो है भाव उत्पन्न किए। लोकगीत के माध्यम से वो इंडियन हिस्ट्री या देश के प्रति कैसे जागरूकता हो, कैसे देश के प्रति लगाव हो, मेरा देश क्या था, ऐसे लोकगीतों का भी प्रयोग करते थे। उन लोकगीतों में जैसे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, उन्होंने भी लोकगीत काफी लिखे। उसके बाद जो है नतेशा शास्त्री का नाम आता है, जिन्होंने लोकगीत लिखा। इस प्रकार से लोकगीत गा के लोगों के दिलों में जो है नेशनलिज्म का भाव उत्पन्न किया जाने लगा, ताकि लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति एक भाव उत्पन्न हो, अपने देश के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो, और लोग अपने काम को छोड़ के देश के हित के लिए मोमेंट में, आंदोलन में जो है हिस्सा ले सके, जिससे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुंहतोड़ जवाब दे सके। ऐसे समय में क्या हुआ कि महात्मा गांधी का जो सपना था कि हम एक ग्रुप में एक यूनिटी, एकता बना करके हम जो है अपने देश के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, अपने फ्रीडम के लिए जो है ब्रिटिश रूल का विरोध कर सके। इस प्रकार से जो है जो हमारा तीसरा एक भाग था कि नेशनलिज्म का भाव और कैसे उत्पन्न हुआ, तो वो था री एक्सप्लेन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अर्थात भारतीय इतिहास का पुनर्व्याख्या करना, अर्थात कहानियों के माध्यम से या लोकगीतों के माध्यम से भारत के अतीत का वर्णन किया गया। अर्थात जो भारत हमारा था, जैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ये मानती थी कि भारत काफी पिछड़े के देश में काफी पिछड़े लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, इसलिए इन लोगों को जो है सत्ता चलाने का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने उस पर शासन करना शुरू कर दिया। उस समय जब भारत जो है विकास कर रहा था, अर्थात भारत जो है संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, साइंटिस्ट, विज्ञान के, कला के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, स्कल्पचर, कई ऐसे फील्ड में जहां वो विकास करने जा रहा था, ऐसे समय में ही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इंडिया को अपना गुलाम बना लिया, और ऐसे समय पे जो है ब्रिटिश रूल हमारे देश में लागू हो गया था। तो ये सारी बातें, ये जो चीजें हैं, वो कहानियों के माध्यम से जब लोगों को बताया गया, लोकगीतों के माध्यम से जब लोगों के
सामने प्रस्तुत किया गया तो उनके दिलों में अपने देश के प्रति एक भाव उत्पन्न हुआ कि वास्तव में हमारा देश क्या था और क्या हो गया, लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे क्या बना दिया। अर्थात जो हमारा देश अपना था आज वो दूसरों का गुलाम कैसे रह सकता है। तो अपने देश को बचाने के लिए फिर जो लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, इस भावना से लोग जो है जंग में कूद पड़े। इस प्रकार से जो है लोग जो है अनेक मूवमेंट में हिस्सा लेते गए और ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाते गए और आगे चलते गए। इस प्रकार से ये रहा कि मूवमेंट शुरू होता था, खत्म होता था, शुरू होता था, खत्म होता था, इस प्रकार से चलता रहा। तो कंक्लूजन पे हम आते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष ये निकला कि जो एंगर ऑफ पीपुल, जो लोगों का एक क्रोध था, जो लोगों का जो क्रोध था वो जो है ब्रिटिश रूल के खिलाफ काफी जाग चुका था। लोग एंग्री हो चुके थे, लोगों को बर्दाश्त नहीं था किसी का गुलाम बन के रहे। ऐसे समय हमने बताया कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग जो है लड़ रहे थे। तो इस प्रकार से, लेकिन ये एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो मूवमेंट में, जो आंदोलन में हिस्सा लेते थे वो कई ग्रुप्स के लोग थे। जैसे मैंने बताया, कोई पीजेंट है, तो कोई मजदूर है, तो पिछड़ी जाति का है, कोई मुस्लिम है, तो अनेक लोगों के, कोई ट्रेडर्स है, व्यापारी है। तो हमने बताया था कि देयर आर द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के थे एंड दे वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट फॉर देयर इंस्पिरेशन। वो अपनी इच्छाओं के, आकांक्षाओं के कारण वो जो है इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे। अर्थात सबके लिए जो फ्रीडम था, जो स्वतंत्रता था, वो सबके लिए अलग मायने रखता था। अर्थात कुछ सोशल ग्रुप्स को कुछ फ्रीडम चाहिए था, अगले सोशल ग्रुप्स को अलग प्रकार का फ्रीडम चाहिए था। व्यापारी है तो व्यापार के क्षेत्र में फ्रीडम चाहिए, किसान है तो उसे रिवेन्यू लगान ना भरना पड़े, टैक्स ना देना पड़े, उसे ऐसा फ्रीडम चाहिए था। अर्थात सब लोग एक साथ मिल करके जो है अपना अपना एक अलग अलग जो है, इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बड़ी दिक्कत होती थी। अर्थात वो किसी एक सोशल ग्रुप की इच्छा को पूरा करता तो दूसरा नाराज हो जाता, फिर दूसरे की डिमांड को पूरा करता तो तीसरा नाराज होता। और यही प्रॉब्लम थी कि भारतवासियों के लिए, क्योंकि इंडिया में जो सोशल ग्रुप्स जो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, सोशल ग्रुप जो है इसलिए लड़ रहे थे कि वो ये चाहते थे कि हमारी डिमांड पहले पूरी, ठीक है। अगर किसी का डिमांड पहले पूरा हो जाता था तो दूसरा ग्रुप क्या करता था, फिर नाराज हो जाता था। इस प्रकार से भारत में भी जो यूनिटी बनाने की जो जरूरत थी, वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक ग्रुप को मनाओ तो दूसरा जो है बिखर जाता था, लेकिन फिर भी प्रयास जारी था। ये कंक्लूजन था, लेकिन फिर भी अंत में जब एक नेशनलिज्म का भाव लोगों के दिलों में जगाया गया, वो चाहे वही मैच के माध्यम से, चाहे स्टोरी के माध्यम से, चाहे भारत का इतिहास बता करके बनाया गया, इस प्रकार से लोगों के दिलों में जो राष्ट्रवाद की भावना जगी, वो ब्रिटिश रूल को हिला करके रख दिया। इसके बाद धीरे धीरे ये सब चलता रहा और लास्ट में आता है हमारा जो आखिरी मोमेंट था, वो था अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट मोमेंट। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो वर्धा में हमने बताया कि क्रिप्स मिशन की असफल होने के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत की स्थिति थोड़ी असंतोषजनक थी, क्योंकि ऐसे समय में जहाँ पे ब्रिटिश के लोग भी जो है विश्व युद्ध लड़के उठे हों, ऐसे समय में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब क्या था कि इसके बाद भी गांधी बापू ने जो है वर्धा में, मुंबई के एक जगह था वर्धा, वहां पर जो है एक आखिरी मूवमेंट छेड़ने का प्रयास किया, जिसका नाम था इंडिया क्विट मूवमेंट, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसके लिए जो है मुंबई में उन्होंने अपने कार्यकारिणी सभा में ये बात की कि हमें अब ये जो है आंदोलन एक बड़े पैमाने पे छेड़ना पड़ेगा, जिसमें पूरे देश को लोगों को सामने आना पड़ेगा। वर्धा के बाद जब नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भी जो है इसको स्वीकृति दिया कि जो है ये बात रखी गई थी 14 जुलाई सन 1942 को। इसके बाद जो है अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू कर दिया गया, और ये बहुत ही बड़े पैमाने पे था, क्योंकि लोगों के दिलों में जो राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी थी, वो चुप नहीं बैठने वाले थे। ऐसे समय में हजारों स्टूडेंट्स, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, वो भी इस संग्राम में कूद पड़े। और इसके अलावा
नेशनल लीडर्स भी कूद पड़े, मजदूर भी कूद पड़े, पेशेंट किसान भी कूद पड़े। जिधर से देखो वो ही इस राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर देश की स्वतंत्रता के लिए कूद पड़ा। इसमें न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं ने भी जम करके साथ दिया। महिलाओं में भी बहुत लोगों का नाम आता है, जैसे रमा देवी और भी कई नाम है जो लोगों ने जो है महिलाओं ने भी डट करके इसमें साथ निभाया। काफ़ी देर तक ये मूवमेंट चलता रहा, क्योंकि ये एक कहा जाए कि एक वाइट नेशनल मूवमेंट था, जिस प्रकार से कि इतने बड़े पैमाने पे था कि अंग्रेज को इसे दबाने में काफ़ी समय लग गया। और इस प्रकार से जो है भारत छोड़ो आंदोलन का रूप बड़े पैमाने पे चलता रहा, क्योंकि हमने बताया कई लोगों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी लीडर्स ने भी हिस्सा लिया, मजदूरों ने भी हिस्सा लिया, महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, छात्रों ने भी हिस्सा लिया। अर्थात लोगों के पूरे भारत वासियों के हृदय में बस नेशनलिज्म की भावना जाग उठी थी और सबके दिलों में बस एक ही भाव था, अब हमें फ्रीडम चाहिए। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने खुल के हिस्सा लिया। इसके बाद फिर वो काफ़ी दिनों तक चला, फिर धीरे धीरे उसकी गति धीमी पड़ी। ऐसे कई मूवमेंट चलते रहे और अंत में हमारे बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन लास्ट में जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को फिर हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश को जो है विघटन का भी सामना करना पड़ा था। इंडिया पाकिस्तान के रूप में अलग भी होना पड़ा था। तो ये सब चीज़ें हैं। अंततोगत्वा ये था कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और लोगों को स्वतंत्रता मिली थी। ये है नेशनलिज्म इन इंडिया का पूरा चैप्टर। आज हमने फिनिश किया आपको और हमने बताया उसका एक ही उद्देश्य था कि नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का ही मतलब था कि नेशनलिज्म, अपने देश के प्रति फ्रीडम का भाव जाग जाना, और वो कैसे जागा, कैसे लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें हमने आपको इस चैप्टर में बताया। आप एक बार अपने बुक को भी रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वीडियो को भी देख लीजिएगा। हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और यही था नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। और आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज देंगे। और अभी तक के लिए आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो थैंक्स एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद।